Okay, guys. So let's start. Welcome to astrology. As you know, a whole new way to understand our Mother Earth. Okay. So previous class में हम लोग देखे थे law of radioactivity, which is your dN by dt is directly proportional to your n, and n is your remaining parent atoms. Okay. And half life भी देखे थे. ठीक है. The time required for the number of disintegration per second of a radioactive material to decrease by 1 hour. Okay. अगर एक पेरेंट हम लोग का डॉटर को डॉटर आइटम को डिके हो रहा है, ठीक है, और जितना टाइम में टी टाइम में मान लो ये पेरेंट आइटम जो एक्स था, अगर वो x/2 हो रहा है तो इसको हम लोग ये वाला जो टाइम ड्यूरेशन है इसको हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं. ठीक है. और जियोक्रोनोलॉजी इक्वेशन जो कि तुमको पता है हम लोग एक नॉन रेडियोजेनिक डॉटर आइटम के साथ उसको क्या एक कंपेयर करके स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हम लोग का तेरा तुम लोग का हो गया डी स्टार विच इज योर रेडियोजेनिक डॉटर बाय डी एस विच इज योर नॉन रेडियोजेनिक डॉटर एलिमेंट एट द टाइम टी. ठीक है. और एट द टाइम प्रेजेंट डे टाइम. ओके. is equal to d star by ds initial time plus ये हो गया तुम्हारा parent half by ds into e to the power number t minus 1. This is your geochronological equation, और this is your standard decay equation, और this is your ideal decay equation. जो भी आप लोग के मन में आए बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. अगर क्वेश्चन में, क्योंकि पता नहीं कभी कभी क्वेश्चन में ये वाला टर्मिनोलॉजी यूज होता होगा और कभी कभी आइडियल decay equation लिखा होगा, तो कुछ भी उस हिसाब से ध्यान रखना. ओके. तो आज का टॉपिक सब करते हैं. आज का टॉपिक जो है रुडियम स्ट्रॉन्शियम सिस्टम है, लेकिन उससे जाने से पहले ये वाला एक चीज़ छूट गया था तो इसको मैं बोलना चाहती हूँ. ठीक है. तुम लोग का न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड अबंडेंस. So it can be assumed that a relationship exists between the stability of the nucleus of an atom and the abundance of of an uh, that atom in nature. Okay. तो हम लोग को पता है. ओके. गिवन दैट out of 2500 known nucleides, only 270 nuclei are stable. Okay. Only this much. और बाकी सारे के सारे अनस्टेबल है. ठीक है. और उसको स्टेबल होने के लिए कुछ एनर्जी रेडिएट करना पड़ता है. ठीक है. फिर आगे देखो इसमें क्या होता है. ओके. ये जो रिलेशनशिप है अभी जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और अबंडेंस के बीच में, इट इज़ नॉट अ रूल. ओके. यहाँ पे कुछ रूल नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ये सब एक्सेप्शन है कि देखा जाता है. अभी मैं आगे जो भी बोलूँगी कि ये सब हम लोग ऐसे स्टडी किए हैं, ऐसे मार्क किए हैं कि जब ये वाला केस आता है तब हम लोग का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है और स्टेबिलिटी कम होता है. अभी आगे देखते हैं. ठीक है. ये वाला डायग्राम में देखो, ये वाला हम लोग पहले भी देख चुके थे जब हम लोग का आइसोटोन वाला पढ़ रहे थे. ठीक है. ये हो गया तुम लोग का एन जो कि न्यूट्रॉन नंबर है, और दिस वन इज योर प्रोटॉन नंबर. ये वाला देख पा रहे हो. अच्छा. तो यहाँ पे हम लोग अगर ये वाला थोड़ा क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में छोटा है, थोड़ा ध्यान दियो. ये वाला तुम लोग का प्रोटॉन नंबर हो गया, दिस वन इज न्यूट्रॉन नंबर. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, अगर वही सेम एलिमेंट अगर हम लोग इस एक्स वाई एक्सिस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर लेके प्लॉट करें, तो ये जो डार्क कलर का जो सेट देख रहे हो, ये सब है स्टेबिलिटी रीजन. ओके. रीजन ऑफ स्टेबिलिटी. क्यों? क्योंकि ये जो जो ब्लैक रीजन है, इसमें उनका जो न्यूट्रॉन नंबर है वो प्रोटॉन नंबर के साथ सेम है. यहाँ पे देखो, nuclei with equal number of proton and neutron number, or z is equal to n, are most stable.
ओके, ये वाला कंडीशन याद रखना कि जिस एटम में हम लोग का न्यूट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर सेम होगा, देखा जाता है कि उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर। ठीक है, फिर क्या आता है, ओके, एंड देयर वाज अनदर स्टडी ऑफ दिस फेनोमेनन combined with theoretically consideration, okay, and it has led to a new concept of magic number, okay। क्या है ना, मैजिक नंबर। और साइंटिस्ट लोग बोले कि वहाँ पे कुछ मैजिक नंबर है, मतलब वहाँ पे कुछ नंबर्स है जो कि ये वाला नंबर्स क्या करते हैं, वो एक्सेप्शन दिखाते हैं और उसको वो लोग क्या किए, एक मैजिक नंबर का नाम दे दिए। ठीक है, उससे पहले ये वाला दो पॉइंट थोड़ा कवर अप कर देते हैं। तो ये वाला, मोस्ट ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियाइड्स हैव इवन नंबर्स ऑफ जेड एंड एन, and nucleus having odd z and odd n are rare। यहाँ पे थोड़ा ये वाला डायग्राम क्लियर नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ। देखो, ये वाला हो गया तुम लोग का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज डिनोटेड बाय जेड, एंड दिस वन इज योर न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, और तुम्हें पता है जेड प्लस एन इज योर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अब देखो, अगर ये वाला इवन होगा और ये जो न्यूट्रॉन नंबर है ये भी इवन होगा। देखो यहाँ पे कितना कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक तो हम लोग का z इज इक्वल टू एन जब हो रहा है, ये ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखा रहा है। ठीक है, जब z और n दोनों इवन हो रहा है, दोनों इवन हो रहा है, तब क्या हो रहा है कि इसका जो मतलब न्यूक्लियाइड है वो ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हम लोग को आउट ऑफ 250 168 ये वाला केस में आता है कि उनका जो जेड है और एन है वो दोनों इवन नंबर है। फिर आता है एक केस, एक जेड इज योर इवन नंबर एंड एन इज योर ऑड नंबर, तो इसमें कितना आता है ना, 57 आता है। और इस ये ऑड और ये इवन हो जाए तो भी ये वाला 50 आता है। और अगर दोनों ऑड नंबर हो तो इसका जो स्टेबिलिटी बहुत कम जाता है और इसमें बहुत रेयर स्टेबल न्यूक्लियर आते हैं, जैसे कि ओनली 4। ठीक है, देख पा रहे हो कि जिसका जिसका दोनों z और n इवन नंबर है और इक्वल है वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, ओके, इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे है जैसे कि कार्बन मान लो, ऑक्सीजन मान लो। ठीक है, और ये जो इवन और ऑड है, इसका हम लोग कार्बन ले सकते हैं और टाइटेनियम ले सकते हैं, और इसका आयरन और सोडियम, और इसका हाइड्रोजन और लिथियम। ठीक है, समझ में आया? बस ध्यान रखो, कभी अगर आ जाए तो याद रखना। ओके, अब आते हैं फिर से मैजिक नंबर पे। तो मैजिक नंबर क्या कह रहा है, न्यूक्लियस हैविंग मैजिक जेड और मैजिक एन और बोथ आर स्टेबल आर इंडिकेटेड बाय द ग्रेटर अबंडेंस। वो क्या बोल रहा है, जो ये जो हम लोग का मैजिक नंबर का सेट है वो बहुत मतलब बहुत स्टडी करने के बाद ही हम लोग को क्या मिला, ये वाला सेट ऑफ मैजिक नंबर मिला, जो कि 2 8 10 20 28 50 82 और 26। दीज आर योर मैजिक नंबर। अब देखा जाता है जो भी एलिमेंट का हम लोग का क्या, z इज योर मैजिक नंबर, और अगर एन भी मैजिक नंबर रहा तो वो ये जो एलिमेंट है वो मोर स्टेबल देन अदर्स। ओके, जिसका मैजिक नंबर नहीं है। मैजिक नंबर मतलब अगर मान लो एक्स में या ये हम लोग का क्या है, जेड यहाँ पे रहेगा और ये यहाँ पे एटॉमिक मास रहेगा, तो मान लो मैजिक नंबर एक्स में यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 8 प्लस न्यूट्रल नंबर भी कोई एक मैजिक है, मान लो 20। तो अगर 28 x 8 ये हम लोग का कोई भी एक एक एलिमेंट हुआ तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे मैजिक नंबर है। ओके, तो इस हिसाब से ऐसे ही अपने हिसाब से एक कॉन्सेप्ट दे दिए, जो कि ये वाला नंबर जो 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 लोग अपने न्यूट्रल नंबर प्रोटॉन नंबर में आता है तो वो लोग मतलब वो एलिमेंट्स ज़्यादा स्टेबल है करके। ठीक है, तो न्यूक्लियस हैविंग मैजिक जेड और मैजिक एन आर बोथ आर स्टेबल, ओके, आर मोर स्टेबल देन अदर्स। ओके,
तो यहाँ पे हम लोग ऐसे एग्जांपल एक ले सकते हैं। देखो हाँ, ये हो गया स्टेबल के बाद। अगर कोई अनस्टेबल और रेडियो एक्टिव एलिमेंट के Z और N में मैजिक नंबर आ गया, ठीक है, Z और N में मैजिक नंबर आ गया, तो ये तो अनस्टेबल है, वो डिके करेगा। लेकिन ये मैजिक नंबर कैरी कर रहा है, इसीलिए इसका जो डिके रेट है, ये स्लो हो जाएगा। मतलब इसका जो हाफ लाइफ, मतलब एक्स का अगर वाई नंबर ऑफ एटम्स रहा, ठीक है, इसको अगर डिके होने के लिए हम लोग को एक्स टाइम लग रहा है, और तो स्मॉल एक्स, ठीक है, और इसको एक्स बाई टू एक्स में जो डॉटर एलिमेंट होगा उस, और वाई बाई टू, ठीक है, अगर एक्स टाइम लग रहा है, लेकिन ये वाला आइटम अगर उसका जेड में और ए में मैजिक नंबर आ गया, ये वाला नंबर में कुछ भी आ गया, तो इसका जो ये जो हाफ लाइफ है वो ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये अभी अगर एक्स टाइम में हो रहा है, अगर ये मैजिक नंबर कंटेन कर रहा है, तो इसका मे बी ट्रिपल एक्स, तो मतलब डबल एक्स, ट्रिपल एक्स, फोर एक्स, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो वाला जो ये हाफ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये होता है अनस्टेबल के केस में, और स्टेबल के केस में वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। आई होप कि तुम लोग क्लियर हो। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, जो कि है फॉर एन एग्जांपल कैन टेक कैल्शियम, ओके। कैल्शियम, पता है तुमको कैल्शियम, कैल्शियम का मतलब टोटल नेचर में 9 आइसोटोप्स है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 3 आइसोटोप्स को कंसिडर करेंगे। वन इज योर 40 कैल्शियम 20, another one is your 48 calcium, third one is your 46, sorry। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये 40 मतलब यहाँ का जो, ये पता है हम लोग का मास नंबर यानी कि Z प्लस ए, तो यहाँ पे Z इज इक्वल 20 एंड सॉरी एन इज योर न्यूट्रन नंबर, ए माइनस जेड 40 माइनस 20 इज योर 20। तो यहाँ पे देखो ये डबल मैजिक नंबर है, इसका जो Z है ये भी मैजिक नंबर है, और उसका N जो है वो भी मैजिक नंबर है, और प्लस ये दोनों इवन है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे, ये भी वही है, 20 है और 28 है, ये भी 20 मैजिक नंबर है, और ये 28 भी मैजिक नंबर है। और आ गया हम लोग का यहाँ पे 46, एक 20 है और एक क्या है 26 है, ठीक है। यहाँ पे एक से मतलब एक ही मैजिक नंबर है, देखो, ठीक है, समझ में आया। तो अभी देखो ये जो 40 है, ये है क्या तुम्हारा स्टेबल, ठीक है, और ये 48 जो है वो अनस्टेबल है, 48 जो है वो अनस्टेबल है, ठीक है, और ये 46 जो है ये भी स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका जो एबंडेंस है वो 96.94% है। देखो जो एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब क्या है, उसका एबंडेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक नेचर में रह पाएगा, टिक पाएगा, है ना, नहीं है या नहीं। अगर जिसका स्टेबिलिटी लो होता है वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जल्दी डिके हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अबंडेंस जो है 96.94% है, और ये जो अनस्टेबल 48 है, सॉरी, इसका जो अबंडेंस है वो 0.19% है, और इसका जो अबंडेंस है वो 0.004% है। तो देखो ये वाला स्टेबल है, योर 46 कैल्शियम इज योर स्टेबल, ठीक है। फिर भी इसका अबंडेंस जो है अनस्टेबल से कम है, क्योंकि ये जो अनस्टेबल एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर और न्यूट्रन, सॉरी, इसका Z और N यानी कि प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रन नंबर में तुम्हारा मैजिक नंबर है,
ठीक है, इसलिए उसका अबंडेंस मतलब स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा है, इसलिए नेचर में हम लोग को ये 48 सी ज़्यादा मिलता है देन योर 46 कैल्शियम। समझ में आया? ये जस्ट हाँ, ये जस्ट एन एक्सेप्शन है, ठीक है, ऐसा कुछ रूल नहीं है। वो लोग बस ऐसे ही बहुत रिसर्च करने के बाद उनको एक कंक्लूजन मिला कि हाँ, आप लोग ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे बोलने के लिए है कि अगर कोई एलिमेंट पे मैजिक नंबर नहीं है और z और n इज इक्वल टू मतलब z इक्वल टू n नहीं है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, जो जो एलिमेंट देखो z नॉट इक्वल टू n लेकिन z नियरली इक्वल टू n, ठीक है, यानी कि z और n में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा वो अनस्टेबल होंगे, ठीक है, और z और n में जितना कम डिफरेंस होगा उतना वो स्टेबिलिटी दिखाएंगे। समझ में आया? तो सेम केस होता है मैजिक नंबर के साथ। अगर कोई z उसका जो मतलब अगर कोई एलिमेंट का z हम लोग का 8 है और अगर कोई एलिमेंट का z हम लोग का 9 है, ठीक है, तो ये जो 8 वाला वो लेस स्टेबल होगा देन योर 9, क्योंकि 9 इज क्लोज टू योर 10 विच इज ए मैजिक नंबर, ठीक है, लेकिन 8 और 10 के बीच में ज़्यादा गैप है देन दिस वन, तो ये वाला मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा देन दिस वन। समझ में आया? आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है, बस यही है। बस याद रखना कौन कौन सा मैजिक नंबर है। इट्स योर 2 8 10, मतलब 10 के बीच में हम लोग का 3 है, ठीक है, उसके बाद 20 के बीच में हम लोग का 2 है, देखो 2 8 10 देन 20 28 देन 50, बस फिर 82 126, दैट्स इट। ओके ओके, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आज का टॉपिक के लिए, जो कि है हम लोग का आरबी एशर सिस्टम। ओके, तो यहाँ मतलब जाने से पहले हम लोग पहले देखते हैं कि जियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आरबी एंड एसआर, ठीक है, फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे आरबी इज योर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी कि पेरेंट एटम्स, जो कि डिके होके क्या देता है, एसआर स्ट्रॉन्सियम, ठीक है। तो इसका पहले थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट, ये दोनों ये दोनों क्या है, ग्रुप वन अल्कली मेटल है, जो कि अल्कली अर्थ मेटल, ये भी वही है, अल्कली अर्थ मेटल। और अल्कली अर्थ मेटल किसको बोलते हैं ना, जो मेटल वो अर्थ क्रस्ट में मोस्ट एबुंडेंट है, मोस्ट एबुंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, उसको हम लोग अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, ठीक है। एंड बोथ आर इनकम्पैटिबल, ठीक है, ये बोथ आर इनकम्पैटिबल, इनकम्पैटिबल मतलब ये लिक्विड फेज में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं देन योर सॉलिड फेज, ठीक है, लेकिन ये जो आरबी जो है ये more compatible than your acer, this one is your less compatible, ठीक है, समझ में आया? देन फिर क्या हुआ, सॉरी सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, थोड़ा एडजस्ट कर लो, इसमें लिखने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ओके, तो फिर क्या हुआ, हाँ, फिर इसका जो आयोनिक रेडियस है, आरबी का जो आयोनिक रेडियस है वो है 1.46 एंगस्ट्रॉम, और इसका जो आयोनिक रेडियस है वो है 1.13 एंगस्ट्रॉम। जो तो सोचो ये जो आरबी का एटम है वो ज़्यादा है देन योर एसर, और इसका वैलेंस स्टेट है +1 और इसका है का +2, ठीक है। और ये जो आरबी का दो आइसोटोप है जो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, 85 आरबी, वन इज योर 87 आरबी, ठीक है, और एसआर का 4 आइसोटोप है, वन इज योर 85 सॉरी 84 देन 86 87 88, ठीक है।
समझ में आ गया? ओके, ये सब नेचुरल नेचुरल ऑकरिंग है। फिर क्या होता है हम लोग का, ये हो गया कुछ प्रॉपर्टीज है। और ठीक है, आरबी और एसआर ये बोथ आर स्टेबल। ओके, बोथ आर सॉरी सॉरी नॉट स्टेबल, इट्स सॉल्युबल। एंड जे मतलब सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल है इसीलिए वो लोग मोबाइल भी है। ठीक है, यानी कि फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। और ये जो और एक चीज़ कि बस ऐसे ही जान लो, बस ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये अल्कली अर्थ मेटल के ग्रुप में आता है आरबीएसआई। और आरबी इज मोर इनकम्पैटिबल, आई एम सॉरी, आरबी इज मोर इनकम्पैटिबल देन एसआर। ओके, एंड आरबी का आयनिक रेडियस ज़्यादा है एसआर से, यानी कि आरबी का जो अ, क्या एटॉमिक साइज है वो ज़्यादा है। एंड ये सॉल्युबल है, बोथ आर सॉल्युबल एंड मोबाइल। ओके, दैट्स इट। देन क्या होता है, थोड़ा आरबीएसआर का अबंडेंस देख लेते हैं। मैं जब तुम लोग को क्रॉस्टल और हाँ क्रॉस्टल इवोल्यूशन पढ़ाऊंगी और अर्थ का पूरा टोटल इवोल्यूशन पढ़ाऊंगी और जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव, तो वहाँ पे मैं कहूँगी कि कौन सा एलिमेंट कब है। लेकिन आरबी के केस में क्या होता है, ये जो आरबी एस आर का रेशियो है ये ज़्यादा होता है क्रॉस्टल रॉक में। ठीक है, देन योर मेंटल रॉक। और 87 एसआर और 86 एसआर ये भी क्या होता है, ज़्यादा होता है क्रॉस्टल रॉक में। ये याद रखना, और ये क्यों होता है ये मैं बताऊंगी। और लो इन मेंटल, देखो आरबीएसआर का रेशियो ज़्यादा है, मतलब क्रॉस्टल में और क्रॉस में आरबी का परसेंटेज ज़्यादा है, आरबी का जो अबंडेंस है वो ज़्यादा है। ठीक है, ये एसआर मतलब 86 एसआर जो कि नॉन रेडियोजेनिक स्टेबल है। ठीक है, इसका जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, यानी इसके क्रॉस्टल रॉक में ज़्यादा है, यानी कि आरबी का परसेंटेज ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर आरबी ज़्यादा होगा तो वो डिके होके क्या देगा, एसआर देगा, है या नहीं। और एसआर को डीके होगा तो इसका मतलब क्रॉस्टल रॉक में क्या हुआ, जो 87 है। ठीक है, 87 एसआर का मतलब जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों का रेशियो भी बढ़ेगा, क्योंकि ये वाला तो फिक्स है, ये वाला फिक्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो आर बी एस आर है और 87 एस आर बाई 86 एस आर है, ये दो चीज, ये दो रेशियो क्रॉस्टल रॉक में ज्यादा है देन योर मेंटल। ठीक है, एंड आर बी इज योर हाईली इनकम्पैटिबल एलिमेंट, एस आर ऑल्सो, लेकिन आर बी इज मोर इनकम्पैटिबल देन एस आर। ठीक है, अगर कहाँ गया? अगर एक रॉक है, अगर एक रॉक है और ये दोनों आरबी एसर दोनों है यहाँ पे। ठीक है, तो आरबी जो है मेल्टिंग होने के, पार्शियल मेल्टिंग होने के बाद आरबी जो है वो पहले लिक्विड फॉर्म मतलब लिक्विड पे आ जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद आरबी आएगा, क्योंकि आरबी इज मोर इनकम्फर्टेबल। ठीक है, during partial melting of the metal, it prefers to join the magmatic melt or liquid phase rather than remain in mental mineral. ठीक है, इनकम्फर्टेबल तो मतलब मैं बोली थी फर्स्ट क्लास में। ओके, तो अभी देखो जो 87 आरबी इज रेडियो एक्टिव। ठीक है, 87 आरबी इज रेडियो एक्टिव एंड डिकेज टू द स्टेबल आइसोटोप व्हिच इज योर 87 एसआर बाय एमिशन ऑफ ए बीटा पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रॉन। ठीक है, ये 87 आर बी है, ये डीके होके क्या दे रहा है हम लोग को, 87 एस आर दे रहा है और एक बीटा पार्टिकल दे रहा है, यानी कि यहाँ पे बीटा डीके हो रहा है प्लस एक एंटी न्यूट्रॉन। ठीक है, और कुछ एनर्जी, ये वाला रिएक्शन जो कि ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हो गया हम लोग का, अच्छा ठीक है, तो ये वाला पैरेंट एटम हो गया, तो ये वाला डटर एटम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो डीके इक्वेशन होगा वो क्या होगा,
यहाँ पे हम लोग का जो डीके इक्वेशन होगा वो क्या होगा फॉर द RBSR आइसोटोप सिस्टम, और यहाँ पे 86 ईयर्स 86 आर इज अ नॉन रेडियोजेनिक आइसोटोप, स्टेबल आइसोटोप। तो ये वाला देखो, ठीक है। दिस वन इज योर डीके इक्वेशन फॉर RBSR system. 87 SR by 86 SR at time T, at present time. Okay, T is your present time, and 87 SR by 86 SR इनिशियल। और ये इनिशियल स्टेज में जो होता है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। और 87 आरबी बाई 86 आरबी ये तो वेरिएबल है, ये वैरी करेगा जैसे जैसे आरबी डिके होता जाएगा, ये रेशियो जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, और ये वाला जो 87 बाई 86 है वो इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि ये जो आरबी है ये स्पॉन्टेनियसली डिके होता है किसको ना 87 को, ठीक है। और ये वाला तुम लोग का हो गया स्लोप, जो आइसोक्रोन आइसोक्रोन ये वाला डायग्राम, इसका जो स्लोप है ये वाला एम, दिस वन एम इज योर e टू द पावर लैम्डा टी माइनस 1, ठीक है। आइसोक्रोन मतलब सेम एज का लाइन। यहाँ पे जो टाइम टाइम है, यहाँ पे जो टाइम है इज इक्वल टू टी, और यहाँ पे जो टाइम है टी जीरो है, मतलब स्टार्टिंग में जीरो माना जाता है, ठीक है। अब देखो ओके, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो हो गया, ये हो गया तुम लोग का क्या प्रेजेंट डे एसआर आइसोटोप रेशियो, ठीक है। ये हो गया तुम लोग का प्रेजेंट है आइसोटोपिक रेशियो, एंड इट इज मेजर्ड बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री लाइक MC, ICP-MS, TIMS, okay, and the atomic ratio of RB and RBSR is calculated for weight ratio of RBSR। तो इसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, देखो ये वाला तो हम लोग का कांस्टेंट हो गया, और इसको हम लोग मास स्पेक्ट्रोमेट्री से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जो कि MC, ICP-MS हो गया, TIMS हो गया। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं ना, आरबी और एसआर का जो कंसंट्रेशन रेशियो है, ये हो गया एटॉमिक रेशियो, कितना एटम है, ठीक है। ये हो गया आरबी एसआर का कंसंट्रेशन रेशियो, वो वाला रॉक में जो जिस रॉक को हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो वाला रॉक में आरबी एसआर का कंसंट्रेशन रेशियो कितना है, ठीक है। तो उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि 87 आरबी बाई 86 एसआर कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लंबा इक्वेशन है, देखते हैं थोड़ा, ठीक है, रुक जाओ। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग के पास दो मेथड्स हैं, एक हो गया तुम लोग का डिस्ट्रक्टिव मेथड और नॉन इंसितो मेथड, वन इज योर नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड, ठीक है। मेरे बात ध्यान से सुनो, मैं लिखने वाली नहीं हूँ। डिस्ट्रक्टिव मेथड में क्या होता है, दिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम आइदर MCPMS और टीम्स, और इसमें क्या होता है जो रॉक सैंपल लाके उसको पाउडर फॉर्म में, मतलब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको स्टडी करके हम लोग निकालते हैं ये RBSR का जो कंसंट्रेशन रेशियो है, ठीक है। और नॉन डिस्ट्रक्टिव में क्या करते हैं, एक सैंपल लाते हैं और उसको अच्छे से पॉलिश करते हैं, जो कि थिन सेक्शन प्रिपरेशन पता होगा तुम लोग को, ठीक है। थिन सेक्शन प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, जो LMC, ICP-MS है और सिम्स है, इसमें स्लाइड फॉर्म में हम लोग स्टडी करते हैं, ताकि वो रॉक जो है वो भी प्रिजर्व रहे और हम लोग का जो डेटा है वो भी मिल जाए, ठीक है। ये मतलब बस ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और अभी देखो ये वाला जो इक्वेशन है इसमें सारा वैल्यूज हमको मतलब जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे देखो ये वाला तो हो गया, ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री से कैलकुलेट हो सकता है, और ये वाला जो हो गया हम लोग का ये इनिशियल रेशियो है, ये इनिशियल रेशियो है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। जो हम लोग का स्टार्टिंग से जब अर्थ का इवोल्यूशन शुरू हुआ उसमें तुमको पता है, सुने होंगे कुछ कॉन्ड्राइट्स है कुछ एकॉन्ड्राइट्स है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास मतलब कल या परसों, कल पता नहीं होगा या नहीं होगा, और जिस दिन क्लास होगा मैं इसके बारे में पहले तुमको बताऊंगी, फिर आगे जाऊंगी कि बैबी क्या है, चूर क्या है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
और इसका जो परसेंटेज है इसके लिए फॉर्मूला क्या है ना, 87 आर बी बाई 86 आर बी इज योर आर बी। ये वाला फॉर्मूला ध्यान से याद रखना, आर बी बाय एस आर कंसंट्रेशन रेशियो। ठीक है, आर बी का कंसंट्रेशन वो वाला ड्रॉप में कितना है और एस आर का कंसंट्रेशन क्या है और दोनों का रेशियो इनटू abundance of 87 RB by abundance of 86 SR into atomic weight of SR by atomic weight of 87 RB। ये हो गया उसका फॉर्मूला। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को आर बी एस आर कॉन्सेंट्रेशन जानना चाहिए, जो कि हम लोग को फिर से मास स्पेक्ट्रोमेट्री से मिल जाएगा। और अबंडेंस ऑफ 87 आर बी चाहिए, अबंडेंस ऑफ 86 एस आर चाहिए और एटॉमिक एस आर भी चाहिए। तो ये सब अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में बस यही देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी इक्वेशन के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, अभी के लिए देखो ये वाला फॉर्मूला नोट डाउन कर लो कि हम लोग ये जो आर बी एस आर का जो रेशियो है प्रेजेंट डे टाइम में एट टाइम टी, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, लिख लिए। उसके पहले मैं कुछ अब मिटा रही हूँ, फिर आगे चलेंगे। तो ये जो हाफ लाइफ ऑफ आर बी एस आर सिस्टम है, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय डायरेक्ट काउंटिंग ऑफ बीटा पार्टिकल फ्रॉम 87 आर बी। ठीक है, 87 आरबी में बीटा डीके हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन लेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कितना बीटा डीके हो रहा है, उसका रेट कितना है। ठीक है, मतलब उससे हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका हाफ लाइफ कितना हो सकता है। तो जो डेविस है एट 1977 रिपोर्टेड ए वैल्यू ऑफ, वेयर इज माई, a value of 4.89 into 10 to the power 10 और इसका प्लस प्लस या माइनस 0.04 भी ले लो, इतना ईयर। ये क्या है तुम लोग का टी हाफ है ऑफ आर बी एस आर सिस्टम, यानी कि आर बी का जो भी एटम्स होगा, अगर मान लो एक्स नंबर ऑफ एटम्स है और उसको x/2 में डीके होने के लिए उसको इतना टाइम लगता है। देख लो 4.89 प्लस माइनस 0.04 इंटू 10⁻10, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 48.9 प्लस माइनस 0.04 इंटू ओके 0.04 बिलियन ईयर्स, ये वाला। ठीक है, तो इस हिसाब से ये टी हाफ हो गया। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लैम्बडा कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि 0.693 बाई टी हाफ। ठीक है, तो ये जो वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट किए थे ना, वो क्या किए थे, जो रेडियोजेनिक एसआर आटम है वो 20 ग्राम हम लोग का प्यूरिफाइड आरबी में कितना, मतलब 19 ईयर में। ओके, वो उनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो लिए थे 19 ईयर, उसको स्टडी किए थे पूरा। ठीक है, और वो देखे थे जो आरबी 19 ईयर्स में कितना बीटा पार्टिकल हम लोग का डिके हो रहा है टू योर एसआर, कितना बीटा डिके हो रहा है, और ऑफ 20 ग्राम ऑफ प्यूरिफाइड आरबी। वो पूरा प्योर आरबी लिए थे और 19 ईयर ड्यूरेशन में वो स्टडी करके पता किए कि उसका जो हाफ लाइफ है उतना होगा 4.89 प्लस माइनस 0.04 इंटू 10⁻10 और 48.9 बिलियन ईयर्स। ठीक है, फिर IUGS जो है, IUGS रिकमेंडेड वैल्यू फॉर योर टी हाफ एंड योर लैम्बडा, वो क्या है ना, लैम्बडा इज योर 1.42 इंटू 10⁻11 ईयर इनवर्स, इसका यूनिट है ईयर इनवर्स।
ये बिलियन ईयर्स इनवर्स हो सकता है, मिलियन ईयर्स इनवर्स होता है, क्योंकि क्योंकि इसका जो देखो टी हाफ का हम लोग का यूनिट होगा ईयर पे, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ, तो इसका जो यूनिट क्या होगा, ईयर इनवर्स होगा, ठीक है। और टी हाफ जो है उसका क्या है 48.8 इंटू 10⁻⁹। तो सोचो जो बीटा डीके करके वो जो डेविस हम लोग को जो टी हाफ दिए थे वो इन दोनों में से मैच किया, मतलब दोनों मैच कर रहा है। और ये क्या है, इसको IUGS ने रिकमेंड किए हैं, ठीक है। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है ये वाला फॉर्मूला लिख देती हूँ फिर से। जो 87 आरबी और 86 आरबी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो आरबी और एसआर का कंसंट्रेशन रेशियो into abundance of Rb by abundance of SR into atomic weight percentage ऑफ एसआर। देखो यहाँ पे ये चेंज हो जा रहा है, ये एसआर नीचे था लेकिन यहाँ पे जो एटॉमिक वेट आ रहा है वो ऊपर जा रहा है, इसको याद रखना नहीं तो गलत हो जाएगा। और ये वाला कर, दिस इज योर फॉर्मूला टू कैलकुलेट योर 87 सॉरी 87 आरबी बाई 86 एसआर, ठीक है। अभी देखो आगे ऐसा कंसंट्रेशन तो हम लोग मिल जाएगा हम लोग को मास स्पेक्ट्रोमीटर इसी से। तो अभी क्या करेंगे, अबंडेंस के लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा कि एटॉमिक जो रेशियो है उसको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हाउ टू मतलब हाँ अबंडेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, द अबंडेंस ऑफ ए शार आइसोटोप आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द आइसोटोप रेशियो एक्सप्रेस्ड रिलेटिव टू 88 एसआर। और हमेशा ये जो आइसोटोपिक रेशियो है, ये जो आइसोटोपिक रेशियो है वो हमेशा क्या होता है ना, लाइटर आइसोटोप बाय हेवियर आइसोटोप होता है। और ये केमिस्ट्री है, जियो केमिस्ट्री, ये भी केमिस्ट्री का ही ब्रांच है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन तो रहना ही चाहिए। तो इसके लिए भी कुछ कुछ केसेस में एक्सेप्शन है, जो कि तुम लोग मान लो ऑक्सीजन का अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या होता है ना, जो हेवियर है वो 18 वो ऊपर रहता है और वो 16 जो है वो नीचे रहता है, ठीक है। ये सब एक्सेप्शन है, लेकिन ये इस केस में हम लोग नॉर्मली ऐसे स्टेबल आइसोटोप के केस में हम लोग क्या करते हैं ना, लाइटर बाय हेवियर लेते हैं। ये हो गया तुम लोगों का क्या, आइसोटोपिक रेशियो, ठीक है, लाइटर बाय हेवियर लेते हैं। और इसको जो भी आएगा वैल्यू उसके होल डिवाइड करके हम लोग अगर वो पूरा समेशन ऑफ टोटल हम लोग का आइसोटोप जो है उसको ले लेते हैं, तो ये मतलब मिल जाएगा हम लोग का अबंडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम, ठीक है, जो कि लाइटर होगा। ये हम लोग आगे देखेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तब तुमको पता चल जाएगा। ये वाला फॉर्मूला भी मत लिखो, पहले समझो फिर अपने हिसाब से लिखो, ठीक है। फिर इसके हिसाब हाँ, इसलिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, आइसोटोपिक रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को कितना मतलब हम लोग को ये चाहिए था, ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला ये है, लेकिन ये जो वैल्यू है उसको भी हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आरबी ऐसा कंसंट्रेशन तो मिल गया, और ये अबुंडेंस के लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, आइसोटोपिक रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम लोग अबुंडेंस कैलकुलेट करेंगे। फॉर ये जो एटॉमिक वेट है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को अबुंडेंस चाहिए होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो पहले हम लोग आइसोटोपिक रेशियो निकालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अबंडेंस निकालेंगे, उसके बाद हम लोग एटॉमिक वेट निकालेंगे, और जो भी हम लोग का वैल्यू आया तो उसमें पुट करके हम लोग क्या करेंगे ना, आरबीएसआर का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, आइसोटोपिक रेशियो ऑफ एसआर, पहले हम लोग एसआर का निकालेंगे, फिर बाद में देखते हैं एसआर का कितना आइसोटोप है, 84, 86, 87, 88। सबसे हेवियर कौन सा है हम लोग का, 88 है, 88 है ना। तो इसका ये देखो यहाँ पे, ये वाला स्टेबल है, ये वाला भी स्टेबल है, ये वाला भी स्टेबल है, यानी कि नॉन रेडियोजेनिक स्टेबल।
ये डिके नहीं होता है। इसका जो भी हम लोग का कंसंट्रेशन होता है वो शुरू से ही सेम रहता है अभी तक। और ये हो गया रेडियोजेनिक, जो कि आरबी डिके होके एसआर देता है, तो इसलिए इसका जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टेबल है, शुरू से कांस्टेंट है, इसका मतलब हम लोग के पास 84/88 आ जाएगा, क्योंकि ये स्टेबल है। अगर हम लोग के पास एक रॉक सैंपल है, उसमें जो 84/88 रेशियो ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये दोनों स्टेबल एलिमेंट है। ठीक है, और फिर हम लोग के पास क्या आ जाएगा ना, 86/88 ये भी आ जाएगा, है या नहीं। ठीक है, और फिर हम लोग के पास क्या है, 84/86, ये इसका वैल्यू भी हम लोग के पास है। तो 84/86 का वैल्यू जो है 0.056584, और जो 86/88 का वैल्यू है वो है 0.1194। इसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, मतलब लैब में, हम नहीं, लैब में इसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। इसका वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि ये वाला नॉन रेडियोजेनिक स्टेबल है, इसका वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसको सॉरी, इसको नोट डाउन कर लो, ये वाला देखो। अच्छा, अभी हम लोग को 84/88 निकालना है। इसका वैल्यू मान लो ऐसे हम लोग मतलब मेजर तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर ये वाला दिया है और इसको हम लोग निकालना है, देखो ये सब एस आर के लिए है, और मैं अगर 84 एस आर लिखूँगी, 88 एस आर लिखूँगी, ये स्पेस थोड़ा ज़्यादा लेगा, तो समझ पा रहे हो ना। तो ये है 84 एस आर बाई 88 एस आर। तो इसको हम लोग ये वाला वैल्यू मिलने के लिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, 84 एस आर बाई 86 यहाँ पे एक डिवाइड कर सकते हैं, और इंटू 86/88 ये कर सकते हैं। और 84/86 का वैल्यू हम लोग के पास है, और 86/88 का वैल्यू भी हम लोग के पास है। इसको लिखो, फिर मुझे कैलकुलेट करके बताना। ठीक है, और ये इंटू ये हम लोग का हो गया 84/88, ये मिल गया हम लोग को। नेक्स्ट क्या है, 86/88, हम लोग का नेक्स्ट क्या है 86/88, जो कि इसका वैल्यू है हम लोग के पास पहले से है, ये वाला 0.1194। ठीक है, 0.1194। फिर थर्ड में क्या आएगा, 87/88, इसका रेशियो कैसा आएगा ना, 87/86 इंटू 86/88। तो 86/88 का वैल्यू हम लोग के पास पहले से है, और 87/86 ये दोनों स्टेबल है। सॉरी सॉरी, ये जो 87 है, हाँ अभी हम लोग का मतलब टी टाइम में हम लोग देख रहे हैं ना, तो टी टाइम में हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 87 का जो कंसंट्रेशन है और 86 के साथ वो क्या है। यहाँ से ये वाला देखो, मैं बोली थी, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हम लोग का ICP-MS हो गया, टेम्स हो गया, वहाँ से तो इसका वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो, ठीक है, और उसके बाद हम लोग का क्या है, बाकी रहेगा 88/88, और इसका रेशियो तो 1 ही होगा। तो अब क्या करेंगे, ये सारा रेशियो को मिला देंगे, ये सारा रेशियो को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, फिर हम लोग के पास एक टोटल समेशन आ जाएगा। ठीक है, अगर तुमको चाहिए ये वाला जो कैलकुलेशन, ये मैं तुम्हें भेज सकती हूँ, बस तुम लोग को मतलब क्लियर होने के लिए कि कैसे निकल रहा है, ये वाला मैं तुमको करा के दिखा रही हूँ। ये तो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हाँ जानना चाहिए, अगर ऐसे अबंडेंस निकालने के लिए पूछ लिया तो। अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन पता नहीं मुझे। ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए ये वाला मैं तुम्हें ऐसे नोट्स दे दूँगी ग्रुप में, चाहिए होगा तो क्लास के बाद मुझे बता देना। ठीक है, तो इसका जो टोटल हो गया, इसको हम लोग अगर समेशन करेंगे तो ये क्या आएगा, 84/88 प्लस 86/88 प्लस 87/88 प्लस 88/88। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 1/88, क्योंकि हम लोग का एक रॉक में जो भी एसआर होगा, इसका अबंडेंस को हम लोग 1 अज्यूम करते हैं। ठीक है,
उसमें से कुछ परसेंटेज हम लोग का 84 रहता है, कुछ परसेंटेज हम लोग का 86 रहता है, कुछ परसेंटेज हम लोग का 87 और कुछ 88 रहता है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये सारा मिला के हम लोग क्या लिए, 1 ले लिए और नीचे हम लोग का 88 है। तो ये जो सारा मिला के अभी हम लोग देखेंगे जो हम लोगों के पास रेशियोज है, ठीक है। लेकिन इसका जो एग्जैक्टली वैल्यू है जो पहले हम लोग कैलकुलेट किए उसमें से क्या आ रहा है ना, ये जो है हम लोग का ऐसे आ रहा है कि 0 यहाँ इसका जो अबंडेंस है ये रेशियो से कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, 84/88 डिवाइडेड बाय टोटल अबंडेंस, ठीक है। इसको ये चारों को मतलब मिला मतलब क्या सम करने के बाद हम लोग के पास आएगा कुछ ऐसे 1.21081, ये टोटल सम, ठीक है। तो इसका रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल ये वाला, और इसका रेशियो यहाँ पे जितना मिला डिवाइडेड बाय ये वाला, और इसका रेशियो डिवाइडेड बाय ये वाला, ये हमको क्या देगा ना, अबंडेंस ऑफ 84। उस हिसाब से अबंडेंस ऑफ 86 कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, ये वाला रेशियो जो कि अलग का हो गया 86/88 बाय टोटल 1.21081, ठीक है। और अबंडेंस ऑफ 87 और 88 ऐसे सेम ये से निकल जाएगा। तो ये अबंडेंस का जो वैल्यू है उसको अगर तुम लोग सब सम कर दोगे तो उसका वैल्यू कुछ ऐसे आएगा 0.9998 करके, जो कि नियरली इक्वल्स टू 1, ठीक है। समझ में आया? कंफ्यूज हो गए तो मुझे पूछ सकते हो बाद में, या अभी भी तुम माइक ऑन करके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत 84, 86, 87 हो गया, तो फर्स्ट टाइम है तो कंफ्यूजन होगा ही, कोई बात नहीं, थोड़ा अच्छे से समझ जाओगे और अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है, चिंता मत करो। फिर हम लोग को यहाँ पे क्या मिल गया, एबंडेंस मिल गया जो थोड़ा इंडिविजुअल एस आर एटम का 84 के लिए, 86 के लिए, 87, 88 के लिए। तो अबंडेंस मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक वेट जो है ये कैलकुलेट करेंगे, और एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो समेशन ऑफ अबंडेंस इनटू मास इन एएमयू। ये जो एटॉमिक मास है उसका क्या है, एएमयू है यूनिट। तो एटॉमिक मास हम लोग को प्रोवाइड होगा क्योंकि हमें पता है 84 का एटॉमिक मास कितना है, 86 का कितना है, 87 का कितना है, 88 का कितना है, ठीक है। यहाँ पे भी लिख रही हूँ। ये हुआ एबंडेंस ऑफ 84 सॉरी इनटू इसका जो 84 का जो हम लोगों का मास है वो 83.913429, ठीक है, प्लस फिर अबंडेंस ऑफ 86 इनटू इसका जो 86 का जो मास है वो है 85.090266, ठीक है। और प्लस फिर आएगा अबंडेंस ऑफ योर 87 इनटू 87 का जो मास है 86.908883, ये हो गया, प्लस फिर अबंडेंस ऑफ 88 इसका जो मास है इंटू 87.905618, ठीक है। तो इसको मिला के ये समेशन अगर कर दोगे उसके बाद तुम लोग के पास कुछ ऐसा वैल्यू आएगा जो कि होगा 87.61596044, और इसका यूनिट क्या है, AMU। दिस वन इज योर एटॉमिक वेट फॉर SR आइसोटोप, ठीक है। ये वाला हम लोग को मिल गया, ये वाला हम लोग को मिल गया अबंडेंस ऑफ सॉरी ये वाला अबंडेंस ऑफ SR भी मिल गया, ये जो टोटल अबंडेंस था मिला देना, ठीक है। तो उस ये अबंडेंस ऑफ क्या है, 86 का है, ये अबंडेंस ऑफ 86 का ओनली है, दूसरा कुछ मत डालना।
बस मैं अबंडेंस कैलकुलेट करना मतलब सिखा रहा हूँ। तो इसका ये वैल्यू मिल गया और ये वैल्यू मिल गया। अभी तुम लोग के लिए होमवर्क है, ये वाला फॉर्मूला तुम लोग लिख लिए। अभी तुम लोग के लिए होमवर्क है, ये जो आरबी है, सेम मेथड में तुम लोग कल मुझे आरबी का ये जो अबंडेंस ऑफ 87 आरबी और एटॉमिक वेट ऑफ आरबी ये वाला कैलकुलेट करके मुझे बस वैल्यू बता देना, ठीक है। हाँ, मेथड भी बताना कैसे किए, वैल्यू बता दोगे तो कहीं से भी लिख के बता दोगे। हाँ, तो तुम लोग के लिए जो होमवर्क है ये मुझे बताना कि हम लोग मतलब हाउ टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास और अबंडेंस ऑफ 87 आरबी, एटॉमिक मास ऑफ आरबी एंड सॉरी एटॉमिक वेट ऑफ आरबी एंड यहाँ पे लिख देती हूँ होमवर्क क्या है। कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ आरबी एंड अबंडेंस ऑफ 87 आरबी, ठीक है। यहाँ पे 4 था इसलिए बहुत कंफ्यूजिंग था, लेकिन यहाँ पे हम लोग का क्या है 2 है, तो तुम लोग आराम से कर सकते हो। ये जो 84 है और ये जो 86 है, ये देखो इसका क्या है एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास मिल गया है तुम लोगों को, ठीक है। बस मुझे कैलकुलेट करके मतलब स्टेप वाइज देना, क्योंकि वैल्यू तो मेरे पास है, वैल्यू यहाँ भी तो लिखा है 72.16%, लेकिन मुझे बस स्टेप बताना किस तरह से तुम लोग किए, ठीक है। हो गया। तो बस यही है। इन जनरल द एटॉमिक वेट्स ऑफ एसआर, हम लोग का एनडी हो गया, जो भी डाटर एलिमेंट है, हम लोग का लेड हो गया, हम लोग का हफ्नियम हो गया, ऑस्मियम हो गया। इन जनरल क्या होता है ना, ये जो डाटर एलिमेंट का एटॉमिक वेट होता है वो डिपेंड करता है कि अबंडेंस ऑफ द रेडियोजेनिक आइसोटोप कितना है, ठीक है। रेडियोजेनिक मतलब कितना है, क्योंकि हम लोग जब अबंडेंस निकालते हैं वो क्या होते हैं, हम लोग एक का एटॉमिक रेशियो, देखो यहाँ पे देखो मान लो ये वाला रेडियोजेनिक है, तो ये तीनों का वैल्यू जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा ही, लेकिन ये अगर चेंज होगा तो यहाँ पे देखो हम लोग कैसे करते हैं ना, 84/88 होल डिवाइडेड बाई 84/88 प्लस हम लोग का क्या हो गया 86/88 प्लस 87/88 88/88 तो इसको ले रहे हैं। तो अगर मानो ये वाला सब कांस्टेंट है लेकिन सिर्फ 87 है जो कि चेंज हो रहा है, और उसके चलते ये जो टोटल पूरा वैल्यू है ये भी चेंज हो जा रहा है या नहीं, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये वाला जो एटॉमिक रेशियो है और जो अबंडेंस का परसेंटेज है वो क्या होता है वेरी करता है, और डिपेंड होता है किसके ऊपर ना, रेडियोजेनिक के ऊपर, रेडियोजेनिक हम लोग का जो भी आइसोटोप होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। देयरफॉर they are not constant for all rock or mineral sample in which this elements occur, मतलब हर रॉक के लिए इसका जो अबंडेंस होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। ऐसा है कि अगर हम लोग 100 साल पहले देखेंगे, 100 साल तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, अगर हम लोग 1 मिलियन ईयर्स पहले देखेंगे उसका इतना इसका जो अबंडेंस होता है तो ये वैरी करेगा रिसेंट टाइम में, रिसेंट टाइम में हम लोग का जितना अबंडेंस है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा अगर ज़्यादा पढ़ाएंगे तो। थैंक यू गाइस, मुझे रिकॉर्डिंग ऑफ करने दो।